जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मगध साम्राज्य पर आधारित है। मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। प्राचीन मगध की स्थापना बृहद्रथ वंश ने की थी। इसके साक्ष्य महाभारत एवं पुराणों में मिलते हैं। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध हुआ, जो सबसे प्रतापी शासक था। उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य का विस्तार किया था। आगे चल कर के इस वंश के कई राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। एक मही नामक दरबारी था, जिसने इस वंश के उत्तराधिकारी की हत्या की और 544 ईस्वी में बिंबिसार को, जो उसका पुत्र था, उसको गद्दी पर बैठाया। तो इस तरह से हर्यक वंश की स्थापना होती है। और मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश की स्थापना का या वास्तविक मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार को माना जाता है। तो दोस्तों, हर्यक राजवंश से संबंधित जो कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारी परीक्षा में हमारे लिए मदद कर सकते हैं, उन पर आइए चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज या जो है राजगृह बनाई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको इनमें जो है दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में बिंबिसार ने की थी और हर्यक वंश की प्रथम राजधानी गिरिव्रज बनी थी या राजगृह बनी थी। आगे है, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई तरह की नीतियां अपनाई थी। उनमें से एक नीति थी वैवाहिक संबंध स्थापित। इसने जो है कई राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह किया था। इस तरह से अपने आसपास के राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर खुद को शक्तिशाली बनाया था। कौशल साम्राज्य की बात करें तो कौशल महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ये आधुनिक फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र के अंतर्गत का क्षेत्र था। और वैशाली वज्र महाजनपद की राजधानी थी। ये दोनों भी जो है प्रश्न पूछता है परीक्षा में, महाजनपदों से संबंधित राजधानियाँ। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महावग्ग के अनुसार, महावग्ग बौद्ध साहित्य है, उसके अनुसार बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं। उसने अवंती के राजा प्रद्योत के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुक्कुरगति से भी उसके दोस्ताना संबंध थे। बिंबिसार अवंती के राजा प्रद्योत के साथ मित्रवत संबंध थे। यहाँ पर जो है आपको अवंती की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी। ये आधुनिक मालवा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल कर के अंग राज्य से इसका संघर्ष होता है। बिंबिसार ने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग राज्य को भी मगध राज्य में मिला लिया था। अंग राज्य की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, इस समय इस क्षेत्र पर ही अंग राज्य हुआ करता था। ये कुछ जो है जानकारियाँ थी दोस्तों, इसको जो है पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ऐसा कहा जाता है बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था, बौद्ध धर्म का संरक्षक था। और विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसकी जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति सहिष्णुता बनी रही। विनय पिटक की बात करें तो यह बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिनमें बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति बिंबिसार ने दी थी। 8वां है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछता है कि किस शासक ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए नियुक्त किया था, तो ये बिंबिसार ही था। अवंती के राजा प्रद्योत की बीमारी के उपचार के लिए भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था।
ये भी पूछा जाता है प्रश्न में, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। यह पहला शासक ऐसा था जिसने जो है एक जो प्रशासनिक स्तर पर इसने काफ़ी सुधार किया था, एक अस्थायी सेना रखी थी अपने राज्य के लिए। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था और अंत समय में इसने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बात करें तो अजातशत्रु जो इसका पुत्र था उसने अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, जहां पर बिंबिसार की 492 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अजातशत्रु जो है मगध की गद्दी पर बैठता है। 493 में अजातशत्रु मगध की सिंहासन पर बैठता है। अजातशत्रु की बात करें तो इसका उपनाम या बचपन का नाम कुणिक था और ये भी अपने पिता की तरह विस्तारवादी नीति को ही अपनाता था और इसने अपने पिता की इस नीति से अपने साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके आसपास के राज्यों से संघर्ष चलते रहे। कौशल संघर्ष उसमें से एक प्रमुख है। परीक्षा में पूछता है किन राज्यों के साथ इसके संबंध विवाद थे, किनसे संघर्ष इसका चलता रहा, तो इसमें पहला आता है कौशल राज्य के साथ। कौशल राज्य के साथ इसका संघर्ष था। बिंबिसार की पत्नी महाकौशला की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत बहुत क्रोधित होता है और अजातशत्रु के खिलाफ उसने जो है लड़ाई छेड़ दी थी। इसमें प्रसेनजीत पराजित हो गया था, हार गया था और वो श्रावस्ती भाग गया था। पुनः जो है वो युद्ध के लिए आता है और इस बार अजातशत्रु को पराजित कर देता है। लेकिन वह प्रसेनजीत क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करा देता है और काशी को दहेज में दे देता है। इस तरह से इनके बीच में संधि हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, अजातशत्रु का कौशल नरेश के साथ या कौशल के साथ संघर्ष था। आगे चल के वज्र संघ के साथ इसका संघर्ष होता है और जैन ग्रंथों के अनुसार जो लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी बिंबिसार की पत्नी, उनसे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, हल और विहल। अजातशत्रु ने इन्हें एक हाथी, सचेतक नाम का एक हाथी था और रत्नों का हार गिफ्ट किया था, उपहार दिया था। बाद में अजातशत्रु अपने उपहार को वापस मांगता है जिसे चेलना स्वीकारती है, मना कर देती है, जिसके कारण अजातशत्रु ने इनके खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इस युद्ध में उसका एक मंत्री वस्कार था, वो एक कुशल राजनीतिक था जिसने लिच्छवियों के बीच में फूट डाल करके वज्र को जीतने में इसकी मदद की थी। इस तरह से अगर कहें तो अजातशत्रु ने अंग, वज्र, लिच्छवी, कौशल, काशी आदि कई जनपदों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अजातशत्रु के समय शासनकाल में एक बहुत ही महान घटना होती है जो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, या कहें भगवान महाबुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 2-3 जो है शब्द हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे महापरिनिर्वाण, ये भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो ये 2-3 शब्द हैं, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में भगवान बुद्ध जो है की महामृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। आगे चल कर के अजातशत्रु जो है के ही शासन में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है और ये राजगृह में होता है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। और इसी सम्मेलन में या इसी संगीति में कहें तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन भी होता है। जो त्रिपिटकों में से 2 हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका संपादन किया जाता है। अजातशत्रु का मल्ल के साथ भी संघर्ष था। इसने जो है मल्ल पर आक्रमण किया और इस पर भी विजय प्राप्त की थी। इस तरह से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लेता है और ये जो है मगध साम्राज्य का अंग बन जाता है मल्ल भी। और आगे चल कर के
अवंती पर भी ये आक्रमण करता है और अवंती को भी अपने ही राज्य में मिला लेता है। इस तरह से एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करता है। ये बहुत बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य को विस्तृत कर पाता है। अजातशत्रु के बारे में कहें तो एक धार्मिक शासक था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अनुयायी बताया गया है, लेकिन भरहुत स्तूप की बात करें तो उसमें अजातशत्रु को बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाया गया है। भरहुत स्तूप के बारे में बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, जो मौर्यवंशी शासक था। और भरहुत स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहुत स्तूप में कुछ कार्य जैसे घेराव हो गया, रेलिंग हो गया और कुछ कार्य जो बाकी थे उसको ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसको जो है पूरा करने का कार्य पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ये कुछ जानकारी थी भरहुत स्तूप से। आप लोग एक बार और जो है पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे चल के सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार बात करें तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र द्वारा होती है। उदयन ने अपने पिता को मार दिया था और गद्दी पर स्वयं 460 ईसा पूर्व में बैठ गया था। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और जो है राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया। अब आते हैं उदयन पर। उदयन अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में उसे पितृभक्त कहा गया है। उदयन जैन अनुयायी भी था, जैन धर्म को मानने वाला था। इसकी माता का नाम पद्मावती था। और यह उदयन जो है शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था, परंतु यह अपने पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसे भी जो है अपने साम्राज्य को इसने भी काफ़ी जो है विस्तारित किया था। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इसने राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की थी। ये परीक्षा में बहुत पूछता है कि किस हर्यक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थापित की थी, तो ये उदयन ही था। इसने जो है अवंती के जो है मगध के जो सबसे प्रतिद्वंदी था, जिससे इसका संघर्ष चलता था, अवंती का गुप्तचर था एक, उसने उदयन की हत्या कर दी थी। और इसकी मृत्यु के बाद में इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उन्होंने मगध पर शासन किया। नागदशक की बात करें तो नागदशक अंतिम राजा था इस वंश का, जो कहते हैं कि विलासी और निर्बल था, काफ़ी कमज़ोर था। और इसकी शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जो है जनता में असंतोष फैला और इसके मंत्री शिशुनाग ने ही नागदशक को पद से हटा दिया और स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया। और इस तरह से हर्यक वंश का अंत होता है। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, स्वयं गद्दी पर बैठा। 412 ईस्वी में उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 412 ईसा पूर्व में उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा होती है। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था, परंतु पुराणों में उसे एक क्षत्रिय बताया गया है। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को अपने अधीन किया था। और उसके बाद जो है वत्स को भी इसने अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो वत्स और अवंती के बाद में मगध में मिलने के बाद में पाटलिपुत्र का जो व्यापारिक संबंध था पश्चिमी देशों के साथ, वो जो है आसान हो गया, उसका रास्ता खुल गया था और मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई थी। शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाई थी। दोनों राजधानियां उसने बनाई थी। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र कालाशोक राजगद्दी पर बैठता है 394 ईस्वी में। और महावंश में कालाशोक तथा जो है पुराणों में से काकवर्ण कहा गया है। एग्जाम्स में पूछता है कि काकवर्ण किसका उपनाम है या कालाशोक का उपनाम क्या है, तो उसका जो है काकवर्ण है उसका उपनाम
कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, इसे याद रखिएगा। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जो वैशाली में ही किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित में कालाशोक की राजधानी कालाशोक को राजधानी में जो है पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी राजधानी में घूम रहे थे कालाशोक और वहाँ पर महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। 366 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदी था। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है और नंद वंश का उदय होता है। दोस्तों कहीं कहीं जो है महानंद की बजाय आपको नंदिवर्धन मिलेगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। यदि नंदिवर्धन लिख कर आता है तो आप लोगों को उसे सही करना है और महानंदी आएगा तो आप लोग महानंदी सही करेंगे। ये शिशुनाग वंश के शासकों की सूची है और जो प्रमुख राजा हुए थे उसमें अंतिम शासक इसमें महानंदी मैंने बताया है। इनके जो है शिशुनाग वंश के अंत के बाद में महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। दोस्तों हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा रचित जो है एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने हर्ष के पूरे जीवन को एक तरह से कह सकते हैं हर्षवर्धन की जीवनी है वो। बाणभट्ट ने 2 रचनाओं की 2 जो है काव्यों की रचना की है। उसमें एक हर्षचरित है, एक कादम्बरी है। इसको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। अब आते हैं नंद वंश पर। नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने की थी। पुराणों में इसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। उसे जो है महापद्म एकारठ सर्व छत्रांतक की उपाधियों से विभूषित किया गया। महापद्मानंद के कुछ राज्य उत्तराधिकारी हुए थे जिनमें उग्रसेन, पंडुग, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशानक, दससिद्धक, कैवर्त तथा घनानंद प्रमुख हैं। घनानंद की बात करें तो घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत में 326 ईसा पूर्व में और सिकंदर के बाद में भारत की स्थिति जो है काफ़ी भारत में साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल जाती है। घनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था और इसने ही जो है एक विद्वान ब्राह्मण चाणक्य, जिन्हें जो है आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उनको अपमानित किया था। इसी से क्रुद्ध होकर के चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित किया और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है और नंद वंश का अंत होता है। नंद वंश के समय में बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से यह बहुत ही शक्तिशाली और समृद्धशाली जो है राज्य बन गया था, परंतु घनानंद की कुछ जो है आदतों के कारण, बुरी आदतों के कारण और विलासिता के कारण ये अपने हाथों से यह राज्य खो देता है। पाणिनि जो है महापद्मानंद के मित्र थे, आचार्य पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ है। नंद वंश में कुछ जो है विद्वान हुए थे जिनमें वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि और कात्यायन शामिल हैं। शाक्टाय तथा स्थूलभद्र घनानंद के जन्म मतावलंबी अमात हुआ करते थे, ये भी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। ये दोस्तों नंद वंश के शासकों की सूची है। इसमें मैंने महापद्मानंद जो नंद वंश का संस्थापक था और घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको मारने के बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है मगध साम्राज्य के शीर्ष
3 जो प्रमुख राजवंश थे उन पर आधारित था। आगे वाले वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य को लेकर के आऊँगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मौर्य साम्राज्य के हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।